बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं। आज के इस टॉपिक में हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट को देखेंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है ये एप्लीकेशन है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। नील बोहर 1913 में एक डैनिश फिजिसिस्ट था, वो फिजिक्स का बंदा था और उसने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को क्लियर किया और उसने हमें बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। सो वो सर्कुलर जो पाथ था उसको उसने ऑर्बिट का नाम दिया। सो आज के इस लेक्चर में उसी एप्लीकेशन को, वो जो रेडियस होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, तो उस रेडियस को हम आज डिस्कस करेंगे और उसको फाइंड आउट करने का मेथड देखेंगे। और हमारे आज के इस लेक्चर के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हम इसमें आज क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे हम रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखेंगे, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप आता है। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में देखेंगे और आखिर में हम रेडियस और प्रोटॉन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो भी इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऑर्बिट की बात करता हूं। हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक ऑर्बिट है एक एटम का, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो ई नेगेटिव चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर पाथ, उसकी मास m है और उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन नंबर है वो Z है और E प्लस ये क्या है उसका प्रोटॉन का चार्ज। यहां पे E सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को वैसे लिखते हैं लेकिन यहां पे प्लस चार्ज लिख के मैं क्या साबित करना चाह रहा हूं कि मैं यहां प्रोटॉन की बात कर रहा हूं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह न्यूक्लियस प्लस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस r से हम जाहिर कर रहे हैं और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है हम इसको वेलोसिटी v से मेजर करेंगे। अब आपने बड़ा क्लियर रखना है अपने माइंड में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 किस्म की फोर्सेस का उसको सामना करना पड़ रहा है। एक फोर्स जो है उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मैं उसको कूलम फोर्स भी कह रहा हूं। तो एक हमारे पास कूलम लॉ कूलम फोर्स होगी और दूसरा वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि आपने बड़ा क्लियर अपने माइंड में यूं रखना है कि हम एक थ्रेड के साथ एक स्टोन को बांधते हैं। अब हमारा और स्टोन के दरमियान में क्या अट्रैक्शन है? वो थ्रेड की अट्रैक्शन है। यहां पे मैं उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में फोर्स है। दूसरा, जब आप उस स्टोन को घुमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू रिवॉल्व, यू हैव टू मूव द थ्रेड। जब आप उस धागे के साथ उसको घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? अब वो जो ड्राइविंग फोर्स है जो उस पत्थर को घुमा रही है और वो हमारे साथ कनेक्शन में थ्रेड थी जो कूलम फोर्स थी और जो अब उसको मूव करा रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सो आपने बड़ा क्लियर रखना है बोहर का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस का कॉन्सेप्ट है, यहां पे हम रदरफोर्ड का एक पोस्टुलेट भी लेते हैं जो कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं ये एक दूसरे के इक्वल हुआ करती हैं। तो हम यहां पे दोनों फोर्सेस को पहले अलग-अलग देखते हैं फिर हम इनको इक्वल करके रेडियस की डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। कूलम्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? मैं यहां पे लिख लेता हूं फोर्स और ये हमारे पास कूलम फोर्स, कूलम्बिक फोर्स हम लिख लेते हैं। वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हमारे पास Z प्रोटॉन नंबर, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ओवर R स्क्वायर। सो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स है आप प्रोपोर्शन को क्या कर लें, उसको इक्वल और कांस्टेंट के साथ हम यहां पे लेते हैं। इन दोनों ई को, अब चार्जेस हमारे पास 2 हैं तो इसलिए ई का स्क्वायर लिख रहा हूं और ये डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है के, सो जो के है वो किसकी इक्वल है?
वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अब ये कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, 4 पाई भी कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं इसको। वैक्यूम परमिटिविटी क्या है कि ये मेजरमेंट है कि हाउ इजी इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पास थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, कि फ्री स्पेस में से आपने मेजर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो उसमें से पास कर रही होती हैं। सो यहां पे हम सिंपली बस आपने माइंड में रखना है कि परमिशन इन वैक्यूम, कि वैक्यूम परमिटिविटी। तो इसकी हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो भी हम देख लेते हैं, वो हमारे पास 8.85 समथिंग होता है। अब इस के को हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो कूलम्बिक फोर्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। सो दिस इज कूलम्बिक फोर्स। इसी तरह हमारे पास एक और फोर्स जो मैंने बात की थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं उसको लिख लेता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी इक्वल है, mv² ओवर R। तो अब जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रदरफोर्ड ने हमें ये बताया था कि हमारे पास क्या है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है कूलम्बिक फोर्स के। तो अब आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv² ओवर R इक्वल्स टू कूलम्बिक फोर्स क्या है, Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें से कैंसल आउट क्या होता है, इसमें से रेडियस इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास आ जाता है mv² इक्वल टू Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये एक R रह जाएगा। अब चूंकि हम लोग रेडियस का रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको सिंपली लिख लेता हूं और तो हमारे पास रेडियस ऊपर आ जाएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। तो अब आप देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है, Z प्रोटॉन नंबर है, E चार्ज ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। तो हमने यहां पे कंक्लूजन क्या लेना है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की कम होगी। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखना है, और ये दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जितना वो नजदीक होगा रेडियस, जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उसका स्क्वायर होगी, मतलब वो ज्यादा स्पीड से वहां पे मूव कर रहा होगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि हमारे पास बेसिकली इसके दो थीम आपने ध्यान में रखने हैं कि एक हमने वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप यहां पे निकाला, और दूसरी चीज आपने एक चीज अपने क्लियर अपने माइंड में रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एटम का है और वो इतना छोटा है कि जिसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। सो इस वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम इसके लिए बोहर का एक पॉस्टुलेट यूज करते हैं, ताकि ये जो वेलोसिटी का फैक्टर है इसको यहां से निकाल दिया जाए। सो उसके लिए हम बोहर का पॉस्टुलेट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर, तो बोहर ने क्या कहा था, तो बोहर का पॉस्टुलेट था mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। सो हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए। सो v इक्वल किसके हो जाएगा, nh ओवर 2 पाई mr। अब आपको v² यहां पे पुट करना है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, v² इक्वल्स टू n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m² एंड r²। तो आप देखें मैंने इन सब का क्या ले लिया, स्क्वायर। अब इसी v² को आप, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या कर लेते हैं, पुटिंग v² इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, देखें जरा, r इक्वल टू z² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m।
अब इसमें क्या कर लें, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें। अब वी स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई एम स्क्वायर, पाई का स्क्वायर भी और आर का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो आर इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर, अब ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू एन का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, जो चीजें कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करें। 4 से 4 कैंसिल, पाई से ये एक पाई कैंसिल, उसके बाद ये एम से एक एम कैंसिल, और यस आर से एक आर भी कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे 1 इक्वल टू जी रह गया, ई स्क्वायर रह गया, पाई रह गया, एम और ये आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, हमने आर फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस एक्सचेंज, ये ऊपर चले जाएंगे, ये सारे नीचे आ जाएंगे। सो आर किसकी इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सारा नीचे ले जी ई स्क्वायर पाई एम, चूंकि ये आर तो वहीं पे पड़ा है। सो अब हम देखें, हमने यहां पे क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज को रहता कर लेते हैं और हमारे पास हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप आता है। सो आर इज इक्वल टू, अब आप देखें इसमें हम क्या कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच स्क्वायर ओवर हम क्या कर लेते हैं ई स्क्वायर पाई एम। अब दो चीजें मैं यहां पे उनको अलग करने लगा हूं। हमारे पास क्या क्या मैंने नहीं लिया अंदर, एक एन का स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिवाइडेड बाय प्रोटॉन नंबर। अब यहां पे देखें हमारे पास जो इस इक्वेशन से दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, वो हमने क्या देखा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है रेडियस वर्सेस प्रोटॉन नंबर, तो वहां पे देखें कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटॉन नंबर। अब यहां पे मैं एक और चीज भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ जाता है, आपके एक्सरसाइजेज में भी ये क्वेश्चन है कि जो बेसिकली एक और चीज भी अपने माइंड में रखें कि जो रदरफोर्ड का जो बोहर है उसका बेसिकली डिफेक्ट था। बोहर का डिफेक्ट ये था कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में हमें कॉन्सेप्ट देता है। अगर मल्टी या पोली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चले जाएं तो बोहर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। ये चीजें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम आयन है या लिथियम आयन है, ये दोनों हाइड्रोजन की तरह मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेकिन हीलियम का साइज, हीलियम आयन का साइज छोटा होता है जबकि लिथियम का उससे भी छोटा होता है। इसकी वजह क्या है, मैं अब तीन चीजें आपके सामने बोल रहा था, मैं यहां पे उनको लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने हाइड्रोजन की बात की, हीलियम आयन की बात की और लिथियम आयन की बात की। अब आप देखें, मैंने बोला कि हमारे पास इनमें से सबसे छोटा कौन है, लिथियम, उससे बड़ा कौन है, हीलियम आयन, उससे बड़ा कौन है, हाइड्रोजन आयन। उसकी वजह क्या है, अब पेपर में आपसे पूछेगा कि हीलियम आयन और हाइड्रोजन और मोनो इलेक्ट्रॉन्स दोनों में इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मीन इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉन भी 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, +1 मीन इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का +2 एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। मतलब तीनों ये क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इसमें Z का क्या चक्कर है, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है और लिथियम में प्रोटॉन तो 3 है। अब आप देखें, चूंकि बोहर ने एज्यूम किया था, बेसिकली हम जो आज पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन उसके आसपास, उसने ये कहा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे मैंने बोला था कि वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम इसलिए कहते हैं कि मोनो इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें, अब यहां पे प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे 2 हमारे पास प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, जिससे वो साइज श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज। इसलिए हाइड्रोजन से छोटा है हीलियम आयन और उससे छोटा कौन है, लिथियम आयन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन है और इसका
एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब मैं चलता हूं, ये प्रोटॉन का हमारे पास था, तो अब हम चलते हैं जो हमारे पास रेडियस का एक्चुअली डेरिवेशन था। अब यहां पे आप लिख लेते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, चूंकि बोहर का सबसे बड़ा डिफेक्ट यही था, वो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या कहता था, Z = 1। तो अब आप देखें ये हमारे पास क्या हो जाता था, R = ε0 h² / E²πm। तो अब आप देखें हमारे पास इसमें क्या चीज आ गई, हमारे पास सिर्फ बच गया n का स्क्वायर। अब आप क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इन कांस्टेंट की वैल्यूज आपसे दोबारा शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोग इसमें अपने माइंड में रखें और इसको याद भी रखें। ये पेपर में आ जाता है कि अब आपने इस r की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी। अब मैं जस्टिफिकेशन की तरफ चल रहा हूं n² का। इसमें कांस्टेंट एक ε0 हमने यूज किया। ε0 किसकी इक्वल होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। दूसरा कांस्टेंट हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट H, उसकी वैल्यू क्या होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट क्या है, पाई, उसका 3.146 होता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। और चार्ज हमारे पास है, उसकी क्या वैल्यू थी, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स। अब ये सारी वैल्यूज अब यहां पे पुट करें, तो अब हम जब इसको पुट करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाता है, वो आ जाता है 0.529 × 10⁻⁻10 n², ये पर मीटर आ जाता है। हमारे पास रेडियस जो है वो मीटर में आ जाता है। तो मीटर क्या होता है, ये लेंथ का यूनिट होता है, तो मीटर में हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब आप देखें हमारे पास इसको हम शॉर्ट सिंपली क्या लिख सकते हैं कि आप इसको R = 0.529 एंगस्ट्रॉम, आप लोगों ने याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर × n का स्क्वायर। अब यहां पे जो मैं जस्टिफिकेशन की बात कर रहा था, जैसे यहां पे हमारे पास रेडियस आया n का स्क्वायर, अब हम क्या कर लेते हैं कि यहां पे रेडियस की वैल्यूज को पुट करते हैं और हम हर रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें R1 हम लिख लेते हैं, R1 क्या होगा 0.529 × 1 का स्क्वायर। इसी तरह R2 क्या होगा 0.529 2 का स्क्वायर। इसी तरह R3 क्या होगा 0.529 3 का स्क्वायर। एंड R4 क्या होगा 0.529 × 4 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करें और मुझे बताएं, तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आए। तो सबसे पहले का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जी, यही सेम आएगा 529 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करें, यस 2.11 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0.529 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 4.75 एंगस्ट्रॉम। देन 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इस तरह उसका क्या आ जाएगा, यस 8.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखें यहां पे हमने इस जो वैल्यूज आई, जस्टिफिकेशन आई, पेपर में आपसे पूछेगा कि आप हमें वैल्यूज फाइंड आउट करके दें, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की, थर्ड की, उसका रेडियस हमें बताएं फर्स्ट ऑर्बिट का। तो ये दीज आर द वैल्यूज ऑफ रेडियस फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू फिफ्थ का भी आप इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमने यहां से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये हाफ मैंने डिस्टेंस शो किया, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब आपने क्या देखना है कि फर्स्ट से जो सेकंड का डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो 4 टाइम्स उसमें फासला है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 3 का कितना डिस्टेंस है, वो 9 टाइम उससे दूर है। फॉर एग्जांपल 4 टाइम 9 टाइम 4 कितना होगा, वो 16 टाइम दूर होगा। इसी तरह जो फिफ्थ होगा वो 25, 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स उससे क्या होगा, वो दूर होगा। तो आप देख लें, फॉर एग्जांपल दिस इज रेडियस 1, दिस इज रेडियस 2, दिस इज रेडियस 3, दिस इज रेडियस 4। तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, आप देखें 8.4। देन 3 का हमारे पास कितना होगा 4.75, 2.11। तो हमने देखा कि जैसे जैसे, अब हमने यहाँ पे एक और चीज क्या सीखी
कि R1 का रेडियस कम, जैसे हम बढ़े R2 का रेडियस ज़्यादा हो गया, R3 का और ज़्यादा हो गया, R4 का और ज़्यादा, R5 का, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं उनका रेडियस भी बढ़ता है, और कितना बढ़ता है? 4 टाइम, 9 टाइम, 16 टाइम्स एंड 25 टाइम्स, इस तरह से इंक्रीज होता है। देन अब मैं यहां पे डिफरेंस का भी बता देता हूं आप लोगों को, ताकि ये भी चीज आपके ज़हन में रहे कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट, उसका कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम जैसे जैसे उन दो ऑर्बिट्स के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं, उनका रेडियस वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या कर लें। तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है, आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं? R2 माइनस R1। तो R2 कितना है हमारे पास? 2.11 माइनस 0.529। तो ये आंसर आपके पास कितना आना चाहिए? यस, 1.581। ओके, अब R3 में से R2 को माइनस करें, तो R3 कितना है हमारे पास? 4.75, उसमें से माइनस करें 2.11, तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2.65। एक और निकाल लेते हैं, R4 में से R3 को, R4 कितना है आपके पास? 8.4, और उसमें से माइनस कर लें 4.75। तो इसका आंसर भी मुझे बता दें, R4 माइनस R3 जी, ये आ जाता है हमारे पास 3.65। सो यहाँ पे जो एक और हमने चीज़ सीखी कि हमने देखा कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं रेडियस भी बढ़ रहा है। अब हमने एक और चीज़ देखी कि हमारे पास जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स, जो रेडियस है वो भी क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए 1.58, 2.65, 3.65, तो इट मीन्स कि हमारे पास दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं? वो इंक्रीज हो रही हैं, एंड सो ऑन। तो हमने दो चीज़ें और सीख ली, एक कि जैसे जैसे हमारे पास ऑर्बिट बढ़ेंगे रेडियस बढ़ेगा, और दूसरा जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स भी क्या होगा? जो उनका रेडियस है वो भी क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। सो दिस इज अ वेरी कम्प्रीहेंसिव लेक्चर ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो बोहर के मुताबिक था। तो इसको अपने पास रखें, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार आ चुका है, और ये बहुत इतना ज़्यादा कुछ में मुश्किल बात भी नहीं है। बस आप क्लूज अपने ज़हन में रखें। ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट में ही आपसे बता दिए, आपसे शेयर कर लिए, इनको अपने माइंड में रखें। तो इंशाअल्लाह आप हर एंगल से जो भी उनका कन्फ्यूजन, जो क्वेश्चन हुआ, इंशाअल्लाह आप उसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।